हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारा कंप्यूटर है आखिर काम कैसे करता है? ठीक है, यानी जब हम माउस पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं तो पीछे क्या होता है, यानी इसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी कंप्यूटर जो है किस प्रकार ये कार्य कर रहा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति, यानी हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, और साथ ही हम जानेंगे कि डेटा कैसे प्रोसेस होता है, मेमोरी कैसे काम करती है और इनपुट से आउटपुट तक की पूरी यात्रा, ठीक है, कैसे होती है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझते हैं, बिना देरी किए हुए। तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति, यानी कंप्यूटर एक बहुत ही तेज, सटीक और शक्तिशाली मशीन है, लेकिन यह मशीन अपने आप कुछ नहीं कर सकती। यानी देखिए कंप्यूटर एक तेज और सटीक शक्तिशाली मशीन तो है, अगर इसको कार्य करने के लिए कहा जाए कि वो स्वतः कार्य कर दे तो कंप्यूटर देखिए खुद अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता, जब तक कि आप कुछ उसे कमांड नहीं देते। ठीक है, यह वही करता है जो हम उसे निर्देश देते हैं, यानी जो हम इसे कमांड देते हैं, जो उसे करवाते हैं, तो वो वही काम करता है। कंप्यूटर की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इसकी 4 मुख्य इकाइयों को समझना होता है। ठीक है? यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो इसकी देखिए 4 इकाइयाँ होती हैं, यानी इसकी जो 4 यूनिट होती हैं, बस यही काम करता है। ठीक है? तो देखिए एक होता है इनपुट, यानी इनपुट जब हम किसी चीज़ को देखिए टाइप करते हैं, तो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। फिर जो हम इनपुट देते हैं, वो कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है और जब प्रोसेस करने के बाद वो कुछ समय के लिए उसे स्टोर करता है, यानी उसे फिर स्टोरेज में भेज देता है। यानी प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, स्टोरेज में भेज देता है और स्टोरेज के बाद हमें वो आउटपुट प्राप्त हो जाता है, यानी हमें आउटपुट मिल जाता है। बस यही है वर्किंग प्रोसेस। यानी कंप्यूटर का जो अगर कार्य देखा जाए तो बिल्कुल इन 4 स्टेप से होकर गुजरता है। ठीक है? तो चलिए अब समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए अगर कंप्यूटर में 5+5 टाइप करते हैं, तो ये देखिए ये क्या हम दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। जब भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं 5+5, तो इसका मतलब है हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। फिर तो सीपीयू उसे जोड़ता है, यानी सीपीयू उसे क्या करता है, जोड़ता है, यानी वो क्या है, प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर उसे क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। फिर उसका उत्तर 10 कुछ समय के लिए स्टोर होता है, यानी जब हम 5+5 जोड़ते हैं तो देखिए उसका जब उत्तर आता है 10, तो कुछ समय के लिए उसमें स्टोर होता है। ठीक, ये कहाँ जाता है, स्टोरेज में जाता है और अंत में वह आपको स्क्रीन पर 10 दिखाता है, यानी ये क्या है, हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। ये 10 जो दिखा वो क्या है, आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब चलिए समझिए इनपुट इकाई, यानी इनपुट यूनिट। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू ये तो सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखिए वहाँ हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ा था हमने, फिर हार्डवेयर के हम पार्ट पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में सब अच्छे से पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम देखिए कंप्यूटर का जो वर्किंग समझ रहे हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, यानी कार्य कैसे करता है, तो हम उनके पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यह वह हिस्सा है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा या निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, या माउस से, या स्कैनर से, ये क्या है देखिए इनसे हम इनपुट देते हैं। फिर अगला है देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। यह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। ये कितने भागों में बटा होता है, तो 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, तो एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीयू। इसे क्या कहते हैं, सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। यह सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। ठीक है, दूसरा है देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम कहते हैं एएलयू, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एएलयू। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, देखिए यह गणितीय जैसे जोड़ घटाव और तर्क जैसे तुलना संबंधी कार्य करती है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो जैसे जोड़ घटाव, अगर गणितीय जोड़ घटाव करना है, तुलना करनी है, तो ये सब
किससे होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा। फिर देखिए मेमोरी, यानी मेमोरी यूनिट क्या है? तो यह कंप्यूटर का स्टोरेज भाग है, जहां डाटा, निर्देश और परिणामों को अस्थायी यानी रैम या स्थायी हार्ड डिस्क या रोम रूप में रखा जाता है। ठीक है? देखिए इससे पहले हम मेमोरी के बारे में, स्टोरेज डिवाइस, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम समझ रहे हैं, इसीलिए हम इसको केवल बस इंट्रो के तौर पर थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक है? अगला देखिए, चौथा लास्ट पॉइंट है आउटपुट इकाई, यानी यह वह भाग है जो प्रोसेस किए गए डाटा या जानकारी को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक है? यानी यह वह भाग होता है जो प्रोसेस किए गए डाटा को या जानकारी को उपयोगकर्ता के पास पहुंचाता है। जैसे मॉनिटर के द्वारा मिलती है जानकारी, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब क्या है? आउटपुट इकाई है। ठीक है? अब आइए समझते हैं हम प्रोग्रामिंग के चरण। इससे पहले हमने क्या समझा? यानी इससे पहले हमने समझा कि कंप्यूटर की जो है क्रिया पद्धति क्या है। कंप्यूटर की क्रिया पद्धति, ठीक है, यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। अब हम समझेंगे प्रोग्रामिंग के चरण, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है ये कैसे होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग यानी किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशों की भाषा में बताना, इसे एक निश्चित प्रक्रिया या चरणों में किया जाता है। ठीक है? जिसे हम प्रोग्रामिंग के चरण कहते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग के कौन-कौन से चरण हैं। तो देखिए पहला है समस्या की पहचान। ठीक है? जो प्रोग्रामिंग के चरण के अंतर्गत है, समस्या की पहचान सबसे पहले हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमें क्या काम करना है, किस समस्या का हल निकालना है। ठीक है? जैसे उदाहरण, दो संख्याओं को जोड़कर उत्तर निकालना है, तो यही आपकी समस्या है। ठीक है? फिर अगला है देखिए, दूसरा पॉइंट है समस्या का विश्लेषण, यानी प्रॉब्लम एनालिसिस। चलिए समझिए, यानी अब हम उस समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर सोचते हैं। यानी जो समस्या का विश्लेषण जब हम करते हैं, तो जो समस्या को हम छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर सोचते हैं कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है? जैसे यूज़र ए से 2 नंबर लेने हैं, यानी यूज़र क्या करता है, ऐसे 2 नंबर लेता है और उन्हें जोड़ना है। ठीक है? फिर क्या है, उत्तर दिखाना है। यानी पहले यूज़र 2 नंबर लेता है, फिर उनको ऐड करता है और इसके बाद उत्तर दिखाता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट है एल्गोरिदम बनाना। ठीक है? यह स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। यानी ये देखिए स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। ठीक है? तो देखिए उदाहरण समझिए, जैसे लिखा है स्टार्ट, स्टार्ट में हम इनपुट ए और बी लिखते हैं। फिर अगर ए और बी को जोड़ना है तो हम देखिए सम करते हैं, सम यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम ऐड करी करते हैं। फिर इसको देखिए 4 नंबर पर क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं प्रिंट सम, ये जो ए और प्लस बी का जोड़ आया है उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है? और प्रिंट करने के बाद देखिए हम इसे पांचवा पॉइंट है स्टॉप कर देते हैं। ठीक है? तो यानी 5 चरणों में होता है। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। फिर चौथा पॉइंट है फ्लो चार्ट बनाना। एल्गोरिदम को चित्र रूप में दिखाना फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग-अलग आकृतियों का प्रयोग करके स्टेप्स को जोड़ा जाता है। ठीक है? फिर अगला देखिए पांचवा पॉइंट है प्रोग्राम लिखना, यानी कोडिंग या प्रोग्रामिंग। अब हम एल्गोरिदम को कंप्यूटर की भाषा जैसे सी, यानी कंप्यूटर की अभी हम आगे पढ़ेंगे भाषाएं कौन कौन सी होती है। देखिए एक होती है सी लैंग्वेज, एक सी प्लस प्लस, एक पाइथन और एक जावा में लिखते हैं। ये सभी क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। उदाहरण है पाइथन में। ठीक है? जैसे देखिए, जैसे हम कर रहे हैं ए को इंटर, यानी इनपुट कर रहे हैं, पहली संख्या को दर्ज कर रहे हैं। हम देखिए ए लिखते हैं यानी इंटर करते हैं, फिर लिखते हैं इनपुट, ये क्या है जो इनपुट हो रहा है। फिर देखिए बी को हम इनपुट करते हैं यानी दूसरी संख्या को दर्ज करते हैं। फिर ए प्लस बी का हम सम करते हैं, सम मतलब जोड़। ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो योग आता है उसे हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे समझिए परीक्षण, यानी इसके बाद क्या होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड डी बजिंग। देखिए अब हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है? परीक्षण हम कैसे करते हैं, यानी जो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं वो प्रोग्राम जो है सही से काम कर रहा है या नहीं है। अगर कोई गलती, एरर या बग है, ठीक है, तो उसे सुधारते हैं, यानी तो इसे हम क्या कहते हैं, डी बजिंग कहते हैं। ठीक है? सातवां पॉइंट है दस्तावेजीकरण, यानी डॉक्यूमेंटेशन।
अब हम पूरे प्रोग्राम की जानकारी लिखते हैं। यह कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या है, ताकि भविष्य में कोई और प्रोग्रामर इसे समझ सके। यानी दस्तावेजीकरण जिसे हम कैसे करते हैं, जब हम पूरे प्रोग्राम की जानकारी ले लेते हैं। यानी यह कैसे काम कर रहा है और क्या-क्या इसकी ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कोई अगर प्रोग्रामर इसे समझ सके, ठीक है? आगे मतलब इससे कोई जानकारी ले सके। फिर लास्ट पॉइंट है देखिए रख-रखाव यानी मेंटेनेंस। जब प्रोग्रामर बनकर चलने लगे, तो समय-समय पर इसे सुधार या बदलाव करना पड़ता है, ताकि वह अपडेट बना रहे। यही गार्ड टूट जाए तो आप टच गार्ड को दोबारा रिप्लेस करवा लेते हैं, या कवर है, कवर पुराना हो गया तो आप कवर चेंज कर देते हैं, ठीक है? या फिर देखिए उसको अपडेट इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट करते रहते हैं जिससे कि जो है आपका फ़ोन स्मूथली चले, ठीक है? यानी ये यही इसे हम क्या कहते हैं रख-रखाव। तो इसी प्रकार हम कंप्यूटर में भी क्या करते हैं अपडेट बनाए रखते हैं। समझते हैं प्रोग्रामिंग की भाषाएँ, यानी प्रोग्रामिंग की भाषाएँ कौन-कौन सी होती हैं? तो चलिए पहले समझते हैं, फिर इनको हम समझते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग की भाषाएँ कौन-कौन सी होती हैं? तो एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हमें पढ़ना है 2 मशीन लैंग्वेज, ठीक है? एक मशीनी भाषा होती है और एक होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है? यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हमें मशीन लैंग्वेज पढ़ना है और एक असेंबली लैंग्वेज पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? तो चलिए इनको समझते हैं। तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज उन प्रोग्रामिंग भाषाओं को कहा जाता है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना के बहुत करीब होती हैं। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम के काफी करीब होती है। इसका मतलब है कि ये भाषाएं सीधे कंप्यूटर के प्रोसेसर और मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करती हैं। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये देखिए ये भाषाएं सीधे कंप्यूटर के जो है प्रोसेसर और मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है? इन्हें समझना और लिखना उच्च स्तरीय भाषाओं की तुलना में अधिक मुश्किल होता है। यानी इनको जो समझना काफ़ी मुश्किल होता है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, काफ़ी हार्ड लैंग्वेज होती है। लेकिन ये प्रोग्रामर को हार्डवेयर पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती हैं और अक्सर अधिक कुशल कोड उत्पन्न कर सकती हैं। यानी जो एक कोड उत्पन्न करती हैं, यानी वो काफ़ी कुशल होता है, यानी अच्छा माना जाता है। तो चलिए समझिए, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है ऐसी भाषा जो कंप्यूटर के बहुत नज़दीक होती है, ठीक है? ये कैसी जैसे ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के बहुत ही नज़दीक होती है। यह इंसानों के लिए समझना मुश्किल होती है, लेकिन कंप्यूटर इसे बहुत आसानी और तेज़ी से समझ लेता है। देखिए, अगर इंसान इस लो लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, यानी जो इसे समझना देखिए इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो कंप्यूटर है, इसे बहुत आसानी से समझ लेता है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज के 2 प्रकार होते हैं। इसके देखिए 2 प्रकार होते हैं कौन? पहला है देखिए मशीन भाषा, ठीक है? यानी यह कंप्यूटर की अपनी असली भाषा होती है, ठीक है? ये कंप्यूटर की क्या है? अपनी असली भाषा होती है। इसमें सिर्फ़ 0 और 1 इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है? 0 और 1 इस्तेमाल होता है, ठीक है? अगला पॉइंट है देखिए इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी कंप्यूटर की देखिए जो लैंग्वेज क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है? यानी मशीनी लैंग्वेज जो है या मशीन भाषा है इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर सीधे इसी भाषा को समझता है, ठीक है? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन इंसानों के लिए इसे लिखना और समझना बहुत मुश्किल है। यानी इंसान जो हम लोग हैं ये देखिए बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, ठीक है? लेकिन देखिए जो कंप्यूटर है इसे बहुत ही आसानी से समझ जाता है। दूसरा है देखिए असेंबली भाषा, ठीक है? यानी असेंबली लैंग्वेज यह मशीन भाषा से थोड़ी आसान होती है। यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज उससे ये आसान होती है भाषा, ठीक है? इसमें छोटे-छोटे कोड होते हैं जिन्हें न्यूमोनिक्स कहते हैं, ठीक है? जैसे ऐड है, मूव है, सब है, ठीक है? देखिए इस भाषा को कंप्यूटर सीधे नहीं समझता इसलिए इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर नाम का प्रोग्राम काम करता है
जो देखिए ये कंप्यूटर जो है असेंबली भाषा को इतनी आसानी से नहीं समझ पाता है। तो इसे देखिए क्या करता है, पहले इसे मशीन भाषा में चेंज करता है, और इसे चेंज कब करता है तो असेंबलर, यानी असेंबलर एक जो प्रोग्राम होता है उसे ये मशीन भाषा में चेंज करता है। ठीक है, तब इसे कंप्यूटर समझता है। देखिए उदाहरण क्या है, मूव ए 5, ऐड ए 2। इसका मतलब है पहले ए में 5 रखो। ठीक है, पहले वाले ए में 5 रखो, फिर उसमें 2 जोड़ दो। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले ए में 5 रखो, फिर उसमें 2 जोड़ दो। ये कैसी असेंबली लैंग्वेज है। उदाहरण देखिए, आप एक रोबोट को बोलना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप एक रोबोट को बोलना सिखा रहे हैं। अगर आप उसे सिर्फ 0 और 1 में आदेश दें तो वो मशीन भाषा है। देखिए काफ़ी हमने आसान भाषा का प्रयोग किया है, जिससे बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल हम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप उसे सिर्फ़ 0 और 1 में आदेश दे रहे हैं, ठीक है? तो वो मशीन भाषा है, ठीक है? अगर आप उसे संक्षिप्त शब्दों जैसे चलो, मूव, जोड़ो, ऐड में आदेश दें, तो वो असेंबली भाषा है, ठीक है? वो कैसी है? असेंबली भाषा है। लेकिन अगर आप उसे सीधे हिंदी या अंग्रेजी में बोलें, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, वो कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अब इस आगे समझते हैं। अगला है देखिए उच्च स्तरीय भाषा। यह भाषा इंसानों के करीब होती है, यानी इसे समझना और लिखना आसान होता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी जैसी सिंटैक्स होती हैं। इसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन भाषा में बदला जाता है। ठीक है, तो ये कैसी है? उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं तो कंप्यूटर की कौन कौन सी होती है, एक होती है सी लैंग्वेज, एक है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एक पाइथन लैंग्वेज, एक जावा लैंग्वेज और एक जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखिए कुछ प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। तो पहला है देखिए सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज क्या है। तो देखिए पुरानी और मजबूत भाषा है, यानी 1972 में बनी। तो देखिए ये सी लैंग्वेज है, कब बनी? 1972 में। इसे प्रोग्रामिंग की जड़ माना जाता है, जैसे न्यू। ठीक है, यह सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स बनाना। ठीक है, फास्ट और लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर से सीधे संवाद कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए इसमें ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता। ठीक, अगला दूसरा है देखिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यानी सी प्लस प्लस भाषा कौन सी है? सी से बनी हुई है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये सी से बनी हुई है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जोड़ दिया जाता है। यानी ये बनी तो सी लैंग्वेज से है, सी प्लस प्लस, ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया गया है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे सॉफ्टवेयर, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, ठीक, वगैरह बनते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर है, गेम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या बनते हैं? सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। इसमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फेम्स जैसे ओओपी के सिद्धांत सीखते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए, अगर सी केवल ईंट है, ठीक है, तो सी प्लस प्लस से आप एक डिजाइनर घर बना सकते हैं। यानी जो सी लैंग्वेज है ये समझ लीजिए एक ईंट है, जैसे आप घर बनाते हैं तो एक ईंट का काम कर रही है। ठीक है, अगर आपने पूरा घर बना दिया तो वो क्या है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, अगली देखिए जावा लैंग्वेज। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, राइट वंस, रन एनीवेयर, यानी आप एक बार कोड लिखिए। ठीक है, आप एक बार इसका कोड लिखिए, फिर कोई भी डिवाइस उसे चला सकती है, जैसे विंडोज, मैक, एंड्रॉयड। ये बहुत सिक्योर और स्टेबल है, इसलिए बैंकिंग एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप्स और वेबसाइट्स में बहुत चलता है। यानी इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो बैंकिंग में होता है, एप्लीकेशन, एंड्रॉयड सिस्टम में होता है, ऐप्स, वेबसाइट। ठीक है, देखिए उदाहरण, अगर आपको एक एंड्रॉयड ऐप बनानी है, यानी आप एक कोई एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपको जावा लैंग्वेज का यूज करना होगा। किसका? जावा लैंग्वेज। अगला देखिए पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, देखिए पाइथन भाषा क्या है? बहुत आसान और समझने में सरल भाषा है। जो पाइथन लैंग्वेज होती है काफ़ी आसान और समझने में सरल है। जैसे आप अंग्रेजी में बात कर रहे हों, ठीक है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है? डेटा साइंस,
ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यानी जो पाइथन लैंग्वेज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में यूज हो रही है, वेब वेबसाइट डेवलपमेंट में हो रही, ऑटोमेशन में यूज हो रही और डेटा साइंस में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे न्यू लर्नर्स के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। जो पाइथन लैंग्वेज है, वो न्यू लर्नर जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। उदाहरण देखिए, अगर आपको कोडिंग सीखने की शुरुआत करनी है, ठीक है? अगर कोडिंग आपको सीखना है या कोई रोबोट बनाना है, तो पाइथन बहुत उपयोगी लैंग्वेज होती है, ठीक है? देखिए, अगली भाषा है जावास्क्रिप्ट। तो कंप्यूटर की अगली भाषा क्या है? जावास्क्रिप्ट। यह एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए होता है। यानी इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव, ठीक है, बनाने के लिए। जैसे बटन दबाओ, रंग बदले, मैसेज दिखे, ठीक है? यह ब्राउज़र में चलती है और क्लाइंट साइड काम करती है। ये ब्राउज़र में तो चलती है, लेकिन काम क्लाइंट की तरफ से करती है, बिना सर्वर की। यानी किसके? बिना सर्वर की। आजकल जावास्क्रिप्ट से बैकएंड नोड जेएस और मोबाइल ऐप्स भी बनाए जा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो यह इंसानों जैसी भाषा होती है, अंग्रेजी जैसी, ठीक है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है तो कैसी है? अंग्रेजी जैसी होती है। इसे लिखना और पढ़ना आसान होता है। यह कंप्यूटर को सीधे समझ नहीं आती, इसलिए इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। यह मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी एक ही प्रोग्राम को कई कंप्यूटरों पर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में हम कंक्लूजन समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर से बात करने का माध्यम है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। हर भाषा का अपना महत्व है और उपयोग का क्षेत्र होता है। ठीक है, शुरुआत में सी या पाइथन से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में सबसे कौन सी भाषा का शुरुआत हुई थी? तो सी लैंग्वेज, ठीक है, और पाइथन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।